गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है आपका म्यूटेशन। रियली आपको पता चल गया होगा कि ये सर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक एक बार में क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं आज ट्राई करूंगा इस टॉपिक को जितना सिंपल वे में हो सकता है उतना सिंपल वे में समझाऊं। इनके सारे टाइप्स, इनके एग्जाम्पल मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, आप पे क्या डिस्कस करना, आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जो बिहार में BAO एग्ज़ाम हुआ, चाहे आपका जो पिछले बार AFO एग्ज़ाम हुआ, फिर चाहे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही हैं, है ना। सेमेस्टर एग्जाम में तो आपका MCQ भी आता है, तो उसके लिए भी काम आ जाएगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है और आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसके लिए भी काम आपका आ जाएगा। तो इसको आप लास्ट तक देखना, है ना। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं रील्स देख के, लेकिन वो नहीं करनी आपको। ठीक है, आप टेलीग्राम का फ़ायदा उठाइए। कैसे फ़ायदा उठाएंगे, तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा जो संस्था है वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको यहाँ पे 3 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं ये। एक, क्विजेस प्रोवाइड करेगी आपको जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, है ना। जैसे अभी मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा, म्यूटेशन आप पढ़ लीजिए, इनके आप PDF को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको इस म्यूटेशन टॉपिक से 20 MCQ वहाँ पे मिलेंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए। आप उससे पता चल पाएगा आपको कि आपने कितना सीखा है, ठीक है, और किस टॉपिक में आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। साथ में आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। PDF 2 टाइप के मिलेंगे, एक आपका जो क्लास नोट्स होगा, दूसरा जो आपका अच्छा कंटेंट का लिया हुआ नोट्स होगा, ठीक है, जहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर फैक्ट्स मिलेंगे, जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, आप देखेंगे कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, खासकर आपका स्टेट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इस आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब इतनी बात करने के बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका म्यूटेशन। एकदम आराम से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका म्यूटेशन से यही पूछा जाता है कि टर्म म्यूटेशन गिवन बाय। तो याद रखिएगा, टर्म म्यूटेशन को देने वाले साइंटिस्ट थे आपके ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, कब दिए थे इन्होंने, 1900 में। और कौन से प्लांट पे, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा, टर्म म्यूटेशन गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज कब दिए थे, 1900 में, कौन से प्लांट पे, ओइनोथेरा लेमार्कियाना में। ठीक है, इसको समझाने के लिए आपको बताता हूं कि आखिर ये म्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, एक मिनट में समझ जाओगे आप। जैसे मान के चलिए ये घर है, इस घर में 3 व्यक्ति रह रहे हैं, ABC, और ये तीनों मिल के क्या कर रहे हैं, रेड कलर को बना रहे हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन होने के बाद क्या हो गया कि जैसे मान के चलिए म्यूटेशन में आपके 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एक आदमी की डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे आप देखेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है ना भाई, कि एक तो डेथ हो जाए, या तो फिर क्या हो जाए, एक आदमी और ऐड हो जाए। ठीक है, तो या तो उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, या तो उसके नंबर में चेंज आ जाएगा भाई। ठीक है, हो सकता है इसकी डेथ हो जाए, हो सकता है यहाँ पे इसी की एक और कॉपी बन जाए। ठीक है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है आपके। ठीक है, अगर इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो इसके सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई सिंपल समझो ना कि एक घर में ABC 3 आदमी रह रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि इसमें एक आदमी की डेथ हो गई, तो ये आदमी हट गया, मर गया, तो क्या बच गया, BC। एक घर में केवल 2 ही आदमी बच गए, तो सीक्वेंस में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पहले ABC थे, अब ओनली BC बच गए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। मैं फिर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के लिए ही केवल आपको बता रहा हूँ कि म्यूटेशन में 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या हो सकता है कि इसमें
ए की एक और कॉपी बन जाए और BC हो जाए, तब भी आप देखेंगे कि इसके सीक्वेंस में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको जहाँ पे मर गया इसको डिलीटेशन बोलते हैं, पता है ना, इसको इंसर्शन बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। बस फिलहाल इतनी बातें याद रखिए कि उसके सीक्वेंस में परिवर्तन हो सकता है या फिर उसके नंबर में परिवर्तन हो सकता है। तो देख पा रहे होंगे ना, पहले 3 थे, अब यहाँ पे 4 हो गए, तो नंबर में परिवर्तन हो ही रहा है ना। तो अब देखिए ABC, ठीक, ये था आपका। अब हुआ क्या कि किसी वजह से इसमें म्यूटेशन हो गया और आपका B नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, काम ही नहीं करने लगा। तो अब A और C मिलकर क्या रेड कलर बना पाएंगे? जिस तरह से तीनों मिलकर काम करते थे वैसे क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। और अगर नहीं समझ में आया, बहुत सारे बच्चे को ये समझ में भी नहीं आया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे चला गया। तो देखो फिलहाल मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा मेंडल का फर्स्ट लॉ, जहाँ पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, पढ़ा आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें क्या बताया गया था कि भैया अगर आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मान के चलिए ये राउंड सीड है आपका, ये आपका व्रिंकल सीड है। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि एफल में जो हमारा सीड आता है वो सारे के सारे राउंड ही आते हैं, क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर? वो आपका व्रिंकल के ऊपर। तो हमारे F1 में क्या आ गया? सारे के सारे राउंड आ गए। ये आपने पढ़ा था आपके मेंडल के फर्स्ट लॉ के अंदर, जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन उसी का एक जो है आपका देखेंगे तो इसी का एक और जो थ्योरी आया जिसपे मेंडल ने स्टडी नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मेंडल के लॉ का ये एक्सेप्शन था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपका म्यूटेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि मान के चलिए कि एग्जांपल समझिए कि ए, ठीक है, ये रेड कलर को बना रहा है। ठीक है, स्मॉल ए ये जो है वो आपका व्हाइट कलर को बना रहा है। ठीक है, जब इसको क्रॉस कराया गया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए था? रेड। ठीक है भाई, मेंडल के अकॉर्डिंग तो रेड ही आना चाहिए था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे रेड नहीं, आगे यहाँ पे क्या आ गया? पिंक आ गया। अब भैया यहाँ पिंक क्यों आ गया? तो ये म्यूटेशन की वजह से ही आया। मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल क्या कहते थे कि F1 में हमारा राउंड आया ना जब क्रॉस करवाए, तो क्योंकि राउंड जो था वो डोमिनेंट था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेड आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि रेड जो है वो व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया भैया? फ्लावर का कलर पिंक आ गया। क्यों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से, म्यूटेशन की वजह से। अब हुआ ये होगा कि भाई व्हाइट तो अपना जगह पे ठीक है ना, लेकिन रेड में क्या हो गया होगा? किस तरह से म्यूटेशन हो गया होगा। अब म्यूटेशन हो गया होगा तो मान के चलिए कि ये ए जो है वो 50% कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये ए जो है वो 50% कंट्रीब्यूट कर रहा था। इस ए के अंदर हो गया म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि ये जो है वो इनकम्प्लीट, मतलब ये पार्सली फंक्शनल हो गया। मतलब जिस तरह से पहले काम कर रहा था उस तरह से काम नहीं कर पाने लगा। तो ये 50% की जगह पे ओनली 20% ही कंट्रीब्यूट कर पाया। ठीक है, दूसरा अपना 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कितना हो गया? 70% ही केवल हो पाया। ठीक है, तो इसलिए फ्लावर कलर कंप्लीट ये रेड जो है वो नहीं आ पाया और फ्लावर कलर कैसा बन गया? पिंक बन गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम म्यूटेशन। म्यूटेशन दैट सिंपल समझिए कि किसी उसके जीन में या फिर किसी घर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया, या तो एक आदमी चला गया तो एक आदमी एक्स्ट्रा जुड़ गया, और उसकी वजह से क्या हो गया? हम जो हमारा एक्चुअल काम हो रहा था वो उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, और उससे या तो कोई और चीज़ बन गया या तो फिर काम हुआ ही नहीं। तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। सिंपल सी बातों में समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए दूसरा हम बात करेंगे कि आपका जो म्यूटेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, वो उसमें क्या टर्म है? देखिए पहला टर्म है आपका म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या होता है? देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, म्यूटेंट क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भैया रेड को क्रॉस कराओगे आपका व्हाइट के साथ तो क्या मिलेगा? पिंक। ठीक है, तो जब पिंक मिला आपको वो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं। दूसरा वर्ड आपका आता है म्यूटेबल जीन। ठीक है, म्यूटेबल जीन क्या होता है भाई? तो ऐसा जीन जो क्या करे,
हाई रेट ऑफ म्यूटेशन कॉज करे। ठीक है, मतलब वो जीन जो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन कॉज करता है ना, हाई म्यूटेशन रेट शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेबल जीन। अगला आता है आपका म्यूटेटर जीन। ठीक है, तो म्यूटेटर जीन क्या होता है, ये आपके देखेंगे तो नेचुरल म्यूटेशन रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब जो नेचुरली आपका म्यूटेशन हो रहा है उसके रेट को ये इन्हांस कर देंगे। म्यूटेटर जीन क्या करेंगे, जो आपका नेचुरली म्यूटेशन हो रहा है, नेचर के थ्रू जो म्यूटेशन हो रहा है उसके रेट को ये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कौन, म्यूटेटर जीन। अब म्यूटेबल जीन क्या था, जो आपके म्यूटेशन को बढ़ा दे, है ना, उसके रेट को बढ़ा दे। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूटेबल जीन। अगला आता है एंटी म्यूटेटर। एंटी म्यूटेटर, तो एंटी म्यूटेटर क्या होता है, देखिए का जो देखेंगे तो म्यूटेटर जीन क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। एंटी मतलब क्या होगा, उसको कम कर देगा, मतलब जो आपका नेचुरली म्यूटेशन हो रहा था उसके रेट को ये कम कर देगा। और अब देखिए एक बार आता है आपका म्यूटोन। म्यूटोन क्या होता है, जहाँ पे म्यूटेशन हो रहा होता है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका जीन है और इस पोर्शन पे देखेंगे तो म्यूटेशन हो रहा था। ठीक है, तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हम म्यूटोन बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास हमारे ये 4-5 जो टर्म है इंपॉर्टेंट है। म्यूटेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम म्यूटेंट बोलेंगे। म्यूटेबल जीन क्या होता है, तो ये वो जीन होते हैं जो कि म्यूटेशन के रेट को बढ़ा देते हैं और स्पीड कर देते हैं। म्यूटेटर जीन क्या होता है, ये वो जीन होता है जहाँ पे नेचुरली जो है वो म्यूटेशन हो रहा था, तो अब ये जीन अगर वहाँ प्रेजेंट है तो भाई और स्पीड कर देगा। ठीक है, एंटी म्यूटेटर क्या होगा, तो ये जीन अगर प्रेजेंट होंगे तो म्यूटेशन रेट को स्लो कर देंगे। और म्यूटोन, जहाँ पे जिस पोजीशन पे म्यूटेशन हो रहा है उसको हम म्यूटोन बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं। देखिए आप याद रखिएगा कि ये जो म्यूटेशन है ना, ये हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, बट 99.9% जो म्यूटेशन होता है ना वो हार्मफुल ही होता है। केवल 0.1% म्यूटेशन जो होता है वो यूजफुल होता है, काम के लायक होता है। अब ये क्या इसके यूजफुल होते हैं, क्या ये हार्मफुल होते हैं, जब हम म्यूटेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक एक फाइनल रिकैप लेते हैं हम कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा म्यूटेशन टर्म किसने दिया है, बताइए मेरे साथ, कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टर्म को दिया है। वेरी गुड, आप बोल रहे हैं ह्यूगो डी व्रिस। कौन से प्लांट पे, ओइनोथेरा पे। ठीक है, म्यूटेशन टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन टर्म क्या है। इसके साथ में हमने आपको 4 या 5 ऐसे टर्म बताए जो कि आपको आना चाहिए, जैसे कि म्यूटेंट, म्यूटेबल जीन, म्यूटेटर, एंटी म्यूटेटर। ठीक है, उसके साइड को क्या बोलते हैं, म्यूटोन। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम माइंड में चला गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि भाई जो म्यूटेशन होते हैं वो 99.9% हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। हमारे लिए इनफैक्ट जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए हार्मफुल ही होते हैं। केवल 0.1% जो है वो यूजफुल होता है। ठीक है, अभी तक हमने इतनी बातें को कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं थोड़ा बहुत हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, वो आपको डिस्कस मैं आपसे कर लेता हूँ। ठीक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन ये 2 टाइप का होता है आपका। एक होता है मैक्रो म्यूटेशन और एक होता है आपका माइक्रो म्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए मैक्रो मतलब क्या हो गया, बड़ा। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जब कोई चीज़ें बड़े लेवल पे होंगी तो क्या आपको दिखाई पड़ेंगी, या ऑफकोर्स आपको दिखाई पड़ेगी। जब कोई म्यूटेशन बड़े लेवल पे होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये जो म्यूटेशन होता है वो विजिबल होता है। और यहाँ पे जो करेक्टर बनेंगे वो आपके क्वालिटेटिव करेक्टर बनेंगे। ये बातें आप याद रखिएगा, एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ओलिगोजेनिक। ठीक है, ओलिगोजेनिक के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा याद रखिएगा माइक्रो के बारे में कि माइक्रो म्यूटेशन जो होता है वो नॉट विजिबल, ये आपके विजिबल ही नहीं होते। दूसरी बात कि यहाँ पे जो करेक्टर बनेंगे वो क्वांटिटेटिव करेक्टर बनेंगे। ठीक है, और थर्ड बातें जो आपको याद रखनी है कि इसको हम पॉलीजेनिक भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नेम देखिए यहाँ से ध्यान से, है ना, यहाँ पे 1 मिनट देखिए,
यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें कैसे करेक्टर बनते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए जैसे कि आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है भाई कि किसी पॉइंट की बात कर रहा है। जैसे मान के चलिए ये आपका जीन है, इस जीन के अंदर AUGTUCT ऐसे करके सीक्वेंस बने हुए हैं। ठीक है, वैसे आप 3 का सीक्वेंस होता है ना, बेस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 का सीक्वेंस बना हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि किसी पार्टिकुलर साइट पे है ना, किसी सिंगल बेस पेयर पे जो है वो परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो भाई किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया और फर्दर यहाँ पे आपको मैं जैसे कि बताया था पहले ही 2 पॉसिबिलिटी हैं। जैसे ये UG ये तो नॉर्मली था, लेकिन TUC जो था यहाँ पे हो सकता है कि डबल T हो जाए या हो सकता है T गायब हो जाए, है ना। तो परिवर्तन किसी एक पार्टिकुलर साइट पे आ रहा है, सब जगह नहीं आ रहा, ना इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है, किसी एक पार्टिकुलर साइट पे आ रहा है। जो पार्टिकुलर जो आपका सिंगल बेस पेयर हो गया वो एक्सचेंज हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और क्योंकि एक जगह पे परिवर्तन आ रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल बेस्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। पॉइंट म्यूटेशन में क्या बताया मैंने आपको कि किसी एक पार्टिकुलर जो सिंगल बेस पेयर है वहाँ पे परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन में ही आपकी जो क्लासिफिकेशन है, तो देखिए पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन की। तो 2 क्लासिफिकेशन, एक है आपका ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको आप गांठ बांध दीजिएगा। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ समझाना चाहूँगा। एक आपने पढ़ा होगा प्यूरिन, चारगाफ के पढ़ा ना, चारगाफ वाला। दूसरा होता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, फिलहाल आप देखेंगे तो प्यूरिन के अंदर क्या आता है, एडेनोसिन और ग्वानिन। ठीक है, ठीक, और पायरिमिडीन के अंदर क्या आता है आपका साइटोसिन, यूरेसिल और क्या आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्यूरिन के अंदर 2 चीजें आएंगी, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन के अंदर आएगी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक, बट आप एक चीज और याद रखिएगा, ये सारे डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। केवल आपका यूरेसिल जो है, यूरेसिल ये केवल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये डीएनए में नहीं होता। तो अब ये रिप्लेस किस में होता है, देखिए आप मोस्टली बात कीजिएगा डीएनए की, तो डीएनए में सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर आपका थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक, इतना रखिएगा आप कि डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं ये सारे क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल, थाइमिन, ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर आपका एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है और आपका थाइमिन भी होता है। लेकिन केवल हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर आपका थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल होता है। लेकिन जो थाइमिन होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू यूरेसिल। ठीक है, इतनी बात याद रखिए, बाकी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थोड़ा बहुत जो टॉपिक पढ़ना है आपको, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ना, वहाँ पे आपको चारगाफ का रूल भी पढ़ना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो रूल है वो भी पढ़ना है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पे टॉपिक समझाना था ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्यूरिन के अंदर हम आपका एडेनिन और ग्वानिन को रखते हैं और पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन को रखते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद हो गई तो आपको ये चीज़ें आसान से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन में क्या होगा, आपका प्यूरिन को रिप्लेस करेगा प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन यहाँ पे देखिए, एक मिनट,
हाँ, ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन को रिप्लेस करेगा प्यूरिन ही, ठीक है। जैसे कि प्यूरिन में क्या था Ag, तो एडेनिन को रिप्लेस करेगा ग्वानिन और ग्वानिन को रिप्लेस करेगा एडेनिन। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों किस में आ रहे हैं, एक ही में आ रहे हैं, तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि भाई प्यूरिन को रिप्लेस कर देगा पायरिमिडीन, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सेम ही घर वाले को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दूसरे घर वाले को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। पायरिमिडीन में क्या क्या आ रहा था भाई, सी है ना, यू टी कट, ऐसा देखिएगा कट, है ना, इसमें आता है पायरिमिडीन के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एडेनिन को रिप्लेस कर रहा है थायमिन, ठीक है, आपका ग्वानिन को रिप्लेस कर रहा है साइटोसिन। तो अब देख पा रहे दोनों अलग अलग घर के आदमी हैं। तो जब एक ही घर के आदमी को रिप्लेस करे ट्रांजिशन बोलते हैं, दूसरे घर के आदमी को रिप्लेस करे ट्रांसवर्जन बोलते हैं। दैट सिंपल, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन में, आगे बढ़ते हैं। इनके अगेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। अब इनका अगेन क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। अब इनका अगेन क्लासिफिकेशन क्या है, थोड़ा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक ही कलर से थोड़ा ये लगता है। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन जो है वो अगेन ये इनके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से इनके टाइप है सर, तो देखिए इनका जो सबसे पहला टाइप है, यहाँ से आपका AFO में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो है आपका नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है। पहला आएगा नॉनसेंस म्यूटेशन, दूसरा आएगा मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है, तीसरा आएगा आपका साइलेंट म्यूटेशन, ठीक, चौथा आएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो 4 टाइप का होता है, नॉनसेंस, मिसेंस, साइलेंट और फ्रेम शिफ्ट। मेरे साथ बोलिए, इन बिटवीन लेक्चर ही आपको याद करनी है, बात के लिए कुछ भी नहीं। तो भाई बताओ मेरे को पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का, नॉनसेंस, मिसेंस, साइलेंट, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए अगर हम नॉनसेंस की बात करें, ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी हम बाहर लेके चलते हैं, वहां पे कुछ बातें आपको मैं बताता हूं। देखिए AUG ये एक तरह का एमिनो एसिड है, और मोस्टली जो एमिनो एसिड होते हैं ना वो पेयर में होते हैं, कितने, 3 पेयर में, इसलिए इसको हम बेस ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली इसको हम एक कोडोन बोलते हैं, और एक कोडोन के अंदर तीन होते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेस ट्रिपलेट, ठीक। इतना देखिए बातें। तो AUG जो है वो एक पेयर है, और ये जो है मिल के क्या करते हैं, किसी कोडोन को स्टार्ट करवाते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। मोस्टली ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। ये जहां पे रहेगा प्रेजेंट तो ये काम को स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। लेकिन जहां पे UAG, UGA, UAA ये मिल जाए, जहां पे ये प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये काम को क्या करा देंगे, स्टॉप, ठीक है, काम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो नॉनसेंस में कुछ इसी तरीके से काम हो रहा था। जैसे भाई यहाँ पे UUA जो था वो एक एमिनो एसिड था, ये अपना अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि किसी पार्टिकुलर जगह पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे UAA प्रेजेंट था इस पार्टिकुलर साइट पे, अब यहाँ पे हो गया म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे UUA प्रेजेंट था ना भाई, यहाँ पे क्या लिखे ये ना, तो यहाँ पे UUA प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, रुको। जैसे मान के चलिए कि ये जीन है, और इस जीन के अंदर UUA प्रेजेंट था, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इस पार्टिकुलर साइट पे UUA प्रेजेंट था। अब यहाँ पे हो गया म्यूटेशन, ठीक है, और इस म्यूटेशन की वजह से अब ये जो है वो परिवर्तन आ गया, इसमें चेंजेस आ गया। अब ये क्या हो गया, ये बन जाएगा आपका UAA, और अब UAA मिलके क्या कर देंगे, काम को बंद करवा देंगे, क्योंकि ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। देखिए UAA क्या है, स्टॉप कोडोन है। तो याद रखिएगा नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, ये जब यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा तो काम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होता है वो स्टॉप कोडोन से होता है। इतने याद रखिएगा कि जब भी नॉनसेंस म्यूटेशन में म्यूटेशन होता है तो जो रिप्लेसमेंट होगी सिंगल बेस के पेयर का, वो किसके साथ हो जाएगा, तो स्टॉप कोडोन के साथ हो जाएगा। तो नॉनसेंस में क्या हो जा रहा है, काम स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि ये रिप्लेस ही ऐसे कोडोन के साथ हो जा रहा है जो क्या कर दे रहे हैं, काम को बंद करवा दे रहे हैं, और ये काम को मतलब स्टॉप करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा आता है मिसेंस म्यूटेशन। मिसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे
अब आप देखिए बात को, यहाँ पे भी देखिए मान के चलिए कि ये आपका पार्टिकुलर जीन था जहाँ पे यू ए प्रेजेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के बाद क्या हुआ, ये चेंज हो गया किसके अंदर, तो ये चेंज हो गया आपका GUA के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि परिवर्तन आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन आ गया, तो म्यूटेशन होने के बाद इसमें परिवर्तन आ जाएगा, और जब परिवर्तन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, GUA, ठीक है। अब मान के चलो कि UAA मिल के कोई मान लो ल्यूसिन एमिनो एसिड को ये कोड कर रहे थे UUA। अब क्या हो गया, क्योंकि इसमें आपका म्यूटेशन आ गया, और म्यूटेशन आने के वजह से यहाँ पे क्या हो गया, GUA बन गया, और GUA बन गया तो ये अब डिफरेंट एमिनो एसिड को कोड करेगा। जो UA जो बेचारा हमारा इस पेयर में UUA प्रेजेंट था, वो ल्यूसिन को पहले कोड कर रहा था, लेकिन इसमें म्यूटेशन आ गया और इसका सीक्वेंस में चेंजेस आ गई और GUA बन गया। और तो अब ये क्या करेगा कि ये ल्यूसिन को कोड ना करके ये दूसरे एमिनो एसिड को कोड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के पॉइंट म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, मिसेंस म्यूटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं हम साइलेंट म्यूटेशन के बारे में। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, साइलेंट में मतलब नाम से पता चल रहा है भैया ये साइलेंट ही है, ठीक है। अब जैसे कि ये जीन है, इसमें क्या प्रेजेंट था, UUA प्रेजेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पे परिवर्तन आ गया, परिवर्तन तो आना ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CUA, मान के चलिए बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन आ गया है, अब परिवर्तन आने के बाद भी मान के चलिए ये ल्यूसिन बना रहा था ना भाई, ये ल्यूसिन बना रहा था, तो परिवर्तन आने के बाद भी ये ल्यूसिन ही बना रहा है, मतलब चेंजेस नहीं हुआ, ये वही अमीनो एसिड को बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइलेंट है ना, साइलेंट म्यूटेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो बन रहा था वही बन रहा है परिवर्तन होने के बाद भी, तो मतलब म्यूटेशन यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, उतना इस पर दबाव नहीं बना पाया, ठीक है। समझ में आ गया, इसको हम साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या कहलाता है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका जीन है, इसमें UUA प्रेजेंट था, लेकिन इस जगह पे हो गया म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, UUA बन गया, तो इसके पूरे फ्रेम में परिवर्तन आया कि नहीं आया। जब पूरे फ्रेम में ही परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो याद रखिएगा सारे चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें क्या थी। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन में आपका जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है स्टॉप कोडॉन के साथ, ठीक है। अब मिसेंस में क्या हो रहा है, मिसेंस में आपका दूसरा एमिनो एसिड बन जा रहा है, ठीक है। साइलेंट में क्या हो रहा है, म्यूटेशन होने के बावजूद जो पहले बन रहा था वही बन रहा है, कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। मतलब कि जीन में परिवर्तन आया, देखिए यहाँ पे UUA था, रिप्लेस हो गया CUA में, लेकिन स्टिल वही एमिनो एसिड को ये बना रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। अब फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, पूरे के पूरे फ्रेम में ही परिवर्तन आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा बहुत म्यूटाजेन के बारे में। म्यूटाजेन क्या होता है, पहला बात ये समझिए, म्यूटाजेन क्या होता है, जो म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। जो क्या करता है, कॉज म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कॉज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये म्यूटाजेन जो है ना, वो दो टाइप का हो सकता है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल, ठीक है। अगर फिजिकल हुआ तो ये दो टाइप में होगा, अगेन ये आयोनाइज होगा या फिर ये नॉन आयोनाइज होगा, ठीक है। तो आयोनाइज के अंदर क्या आता है, अल्फा रे, बीटा रे, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें आ जाएगा एक्स रे, गामा रे, ठीक है। एक्स रे, गामा रे इसमें आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं, अगर नॉन आयोनाइज हो गया तो इसके अंदर एक ही आता है यूवी रेज, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, ये ऐसे रेज हैं जो कि
म्यूटेशन कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे आप एक्सरे बहुत ज़्यादा एक्सरे कराओगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है ना। एक्सरे हो गया, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, है ना, ये सारे जो है वो आयोनाइज के अंदर आते हैं, ऐसे फिजिकल हैं और ये क्या करवाते हैं, म्यूटेशन कॉज करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एक बार और पूछा गया था कि भाई एक्सरे जो है, एक्सरे को डिस्कवर किसने किया, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि एक्सरे आप करवाते हैं तो एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखिएगा एक्सरे को जो डिस्कवर किया था वो रोइंग 10 थे। ठीक है, इसने डिस्कवर किया था और इसने तो डिस्कवर कर दिया, लेकिन इसको यूज किसने किया था, तो इसको यूज करने वाले साइंटिस्ट थे म्यूलर, जो कि ड्रोसोफिला में इसका यूज किए थे। ठीक है, ड्रोसोफिला का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, तो इसने यूज किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक्सरे को किसने डिस्कवर किया है, रोइंग 10 ने किया है। और भाई इसको पहली बार एक्सरे को यूज किसने किया था, मूलर ने किया था, किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर। ठीक, इतनी बातें आप याद रखिएगा एक्सरे के बारे में। बस मोस्टली फिलहाल आप इतना रखिए कि ये सब क्या है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब सारे जो हैं एक्सरे हो गया, ये सारे आयोनाइज्ड हैं और यूवी रे जो है आपका नॉन आयोनाइज्ड है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हम केमिकल की बात करें तो अब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा इथाइल, ठीक है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक, फिर दूसरा क्या आता है, मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, इसके बाद आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है HNO2, इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका म्यूटेशन कॉज होता है। तो म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा एजेंट या ऐसा चीज जो म्यूटेशन कॉज करता है उसे म्यूटेशन बोलते हैं। दो टाइप का होता है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल में आयोनाइज्ड और दूसरा आ जाएगा नॉन आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड के अंदर आपका आ जाएगा आपका अल्फा, बीटा, गामा रेज, एक्स रेज। नॉन आयोनाइज्ड के अंदर आ जाएगा यूवीज रेज। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल के अंदर तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये जो है ये केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका म्यूटेशन होता है। इसके बाद आपका मिथाइल, है ना, सल्फोनेट, इसकी वजह से भी आपका देखेंगे तो म्यूटेशन होता है। इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन कॉज जो है वो फिजिकली भी एजेंट भी करते हैं और केमिकल एजेंट भी करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातें। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूटेशन की एडवांटेज, कि भैया म्यूटेशन हो रहा है तो इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इनका एडवांटेज जो है बहुत ही बेहतरीन है। म्यूटेशन होने का एडवांटेज हमें क्या मिला है आज तक, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिए। हाँ, बात करें अगर इनके एडवांटेज की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा म्यूटेशन का, तो इनका एडवांटेज तो सबसे पहले अगर म्यूटेशन करवा के आप क्या कर सकते हो, किसी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, किसी वैरायटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव दैट मीन्स कि अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा वैरायटी है जो आपका ड्राउट में नहीं रह पाता है। ठीक है, अगर उस पर आप म्यूटेशन करवा दीजिएगा ना, 99.9% चांस है कि वो आपका हार्मफुल ही होगा, लेकिन कई बार 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 करवाने से ऐसा भी चांस हो सकता है कि एक बार वो यूजफुल भी हो जाए। ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उस क्रॉप को ऐसा बना सकते हैं कि वो ड्राउट में भी टॉलरेंट हो जाए। ठीक है, तो हम वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, हम उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई क्रॉप जो खराब क्वालिटी दे रहा है तो उसकी क्वालिटी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं म्यूटेशन कॉज करके। ठीक है, दूसरा कि इसको हम सिंक्रोनस मैच्योरिटी, ठीक है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी क्या होता है ये, तो सारे के ऐसा बना देंगे कि सारे के सारे जो फसल है वो हमारे एक साथ ही मैच्योर हो जाए। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि एक लेट से मैच्योर हो रहा है, एक पहले मैच्योर हो रहा है, तो म्यूटेशन अगर उसमें करा दोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे जो फसल है वो एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, अगला आता है आपका ईयरलीनेस। ठीक है, मान के चलिए कि कोई क्रॉप है आपका वो 240 दिन ले रहा है पूरा अपना आपको कंप्लीट करने में, तो अगर म्यूटेशन कॉज करवा दीजिएगा उसके अंदर तो एक ये भी चांस है कि उसका डे जो है वो कम 140 दिन के अंदर ही क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई ऐसा क्रॉप है जिसमें कोई पार्टिकुलर डिजीज का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उसमें म्यूटेशन करा के उसको रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं उस पार्टिकुलर पैथोजन से। ठीक है, इसके साथ में हम ये जो मेथड है वो चीप है, मतलब काफ़ी सस्ता है और
बहुत जल्दी अगर हमको कोई, क्योंकि आप देखिए इसके अलावा बहुत सारे आपके पास मेथड है, पेडिग्री मेथड है, बल्क मेथड है ना। इसके साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके जो पार्टिकुलर मेथड जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैकक्रॉस मेथड, तो ये सारे मेथड का यूज करके हम ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन भाई ये काफी लंबा टाइम लेके जाएगा, बहुत लंबा, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ठीक है, ऐसे टाइम लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप म्यूटेशन का यूज कीजिएगा ना तो एक तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस सारे मेथड यूज करने में काफी पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप म्यूटेशन करवाइएगा तो एक तो सस्ता होगा, दूसरी बात की रैपिड, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर म्यूटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर कोई, जैसे कि आपने देखा होगा लेथाइरस, खेसारी के अंदर लेथाइरस सटाइवस, इसमें क्या होता है, बोआ, ठीक है, जो न्यूरोटॉक्सिन कॉज करता है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन करवा के, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इनके एडवांटेज हैं। कुछ ऐसे भी क्रॉप है जिनको हम म्यूटेशन करा के उसके अलग वैरायटी को डेवलप किए हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भाई वीट के अंदर, है ना, वीट के अंदर आप देखेंगे तो लर्मा रोजो, ठीक है, लर्मा रोजो में हमने म्यूटेशन कराया और म्यूटेशन करा के हम पूसा लर्मा लेके आए, जो कि क्या है, म्यूटेशन वैरायटी है, ठीक है। तो प्यूसा लर्मा वीट की क्या है, म्यूटेबल वैरायटी है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सोनरा, आपका सोनरा जो है, ठीक है, सोनरा, तो सोनरा को भी हमने 64 जो था, सोनरा 64, इसमें म्यूटेशन कराया और हमने साबरमती सोनरा लेके आया। अब ये साबरमती सोनरा जो है वो म्यूटेशन वैरायटी है वीट की, ठीक। इसी तरीके से अगर आप बात करें सोरगम की, तो सोरगम के अंदर CO21 जो है वो भी क्या है, आपका म्यूटेशन वैरायटी है। इसी तरीके से अगर हम राइस की बात करें तो प्रभावती और जगन्नाथ, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंदिरा भी है, ठीक है। ये सारे क्या है, आपकी म्यूटेशन वैरायटी है। इसके साथ आपका जो इस बार BHO का पेपर हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था कि मैंगो की जो म्यूटेबल वैरायटी है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए था, रोजिका जो है वो आपकी मैंगो की ऐसी वैरायटी है जिसको म्यूटेशन से डेवलप किया गया है। तो ये अगर आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो आप टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे तो आप देखिएगा, या वहाँ पे मैंने टेबल शेयर कर दिया है, ठीक है, मैंने टेबल शेयर कर दिया है कि कौन से ऐसे क्रॉप है, उनकी म्यूटेबल वैरायटी कौन कौन सी है, उसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, उनके म्यूटेबल वैरायटी। तो होप्स ऑफ फ्रेंड आपको आज का जो टॉपिक था म्यूटेशन वो कंप्लीट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपके मन में तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच, इतना टाइम देने के लिए। आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।